Hello students, most welcome to your YouTube study channel. Let's begin. Today we will discuss about short questions of respiration. So let's begin. Question number 1. गाइस इस क्वेश्चंस के सीरीज को मैं आपकी डिमांड पे स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने डिमांड करी कि मैम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी करा दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चंस को अगेन डिस्कस करेंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर के लिए बने रहिए चैनल पे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, छोटे कणों में टूटता है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज का पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, उपस्थिति है। तो जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा और श्वसन की प्रक्रिया होगी तो उसको कौन सा श्वसन कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर जो है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जो ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है वो एटीपी होता है। लिखेंगे यहाँ पर एटीपी। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ ऊर्जा की ये इकाई है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूसरे तरीके से ऊर्जा की इकाई क्या होती है तो वो एटीपी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वजनिक वाहक पूछा गया है इसलिए आप एटीपी लिख देंगे। मैंने ब्रैकेट में आपको इक्वल साइन दे करके ऊर्जा की इकाई इसलिए दिखा दी कि दूसरे तरीके से भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है तो वो एटीपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो आपका कोशिकीय ईंधन है, क्योंकि इसी ग्लूकोज के बर्न होने से क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज को क्या कहेंगे, कोशिका के लिए ईंधन की तरह काम करता है, कोशिकीय ईंधन है ये। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या हैं। तो जो श्वसन क्रिया होती है 2 पार्ट में कंप्लीट होती है और वो दोनों चरणों का नाम क्या क्या है। फर्स्ट जो है आपका वायवीय श्वसन और दूसरी जो होगी आपकी वो अवायवीय श्वसन होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि आपको पहले भी पोषण और श्वसन चैप्टर मैंने कराया हो तो उसमें बताया है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए क्या जरूरी है, ऊर्जा की जरूरत है ना। तो जो ये ऊर्जा मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। पोषण चैप्टर में हमने पढ़ा है भोजन जब हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वो भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और उसके बाद जो भोज्य कण होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उससे भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होना जरूरी होता है ना। ऑक्सीजन के संपर्क में वो भोज्य कण आता है, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, श्वसन प्रक्रिया से आएगी, है ना। तो ये श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, आपको समझ में आ गया। आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन और ऊर्जा की जरूरत होती है, और यह ऑक्सीजन तथा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, श्वसन से मिलेगी। इसलिए जीवों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, भोज्य पदार्थ जो भी होंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमारी श्वसन प्रक्रिया से आएगी। तो इस तरह से फूड पार्टिकल्स हमारे सेल में पहुंची होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन आता है। 2 फूड पार्टिकल का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडेशन होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो इस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के तो कोई काम हो नहीं सकता, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे करेंगे हम, है ना। श्वसन ही नहीं करेंगे, सांस ही नहीं लेंगे, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जीवों के लिए श्वसन बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। जब श्वसन होता है तो क्या बनता है, तो बताइए क्या क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद और क्या बनता है, जल और ऊर्जा। एटीपी के फॉर्म में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से ये आपके
3 जो है उपोत्पाद हुए जो श्वसन प्रक्रिया से हमें मिलते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो 2 चरण हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है, कौन कौन से होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन, है ना। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अलग तरह से पूछा हुआ है, श्वसन के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया ना। अगर ऑक्सीजन आपका अनुपस्थित है तो कैसा श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, और अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो कैसा श्वसन है, वायवीय श्वसन है ना। तो आइए इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, है ना, ये इसका आंसर हो गया। किस आधार पर बांटा गया है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन में बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज का विखंडन होता है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज अगर आप मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही स्टडी करें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ वो आपको मिलता रहे। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। पूछा ये जा रहा है कि जब वायवीय श्वसन होता है तो क्या कंडीशन होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि वायवीय श्वसन होगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ऑक्सीजन जब उपस्थित होगा तभी होगा ना। लिख देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव में ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। उसके बाद पायरुवेट का ऑक्सीकरण होता है और डिफरेंट पाथ के द्वारा होता है। पहले हमने पढ़ा है, आप पिछले वीडियो को भी देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वो प्रोसेस हमने स्टडी किए हुए हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो आप देखिएगा पायरुवेट का ऑक्सीकरण जो होता है दूसरे चरण में होता है। दूसरा चरण कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्वसन के दूसरे चरण, और दूसरा चरण कौन सा होता है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ, वायवीय श्वसन। ठीक है, में होता है। गाइस ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन जो है पूछा ये गया है कि ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो कौन से चरण में होता है, तो दूसरे चरण में होता है। और दूसरा चरण कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है। पूछा ये जाएगा कि दूसरे चरण का नाम लिखिए, तो वायवीय श्वसन लिख देंगे। पूछा ये सिर्फ जा रहा है कि किस चरण में होता है, तो दूसरे चरण में होता है लिखेंगे, है ना। लेकिन इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। क्वेश्चन आपसे घुमा के दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। जो दूसरे चरण में ऑक्सीकरण होती है वो कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए मैं क्वेश्चन को भी लिख रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, आंसर क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पूर्ण ऑक्सीकरण, है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए फिर और अलग तरीके से क्या पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आपसे अगेन इस तरह से कुछ पूछा जाता है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस श्वसन में होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, वायवीय श्वसन में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में। तो गाइस इस तरह से देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से पूछे जाने की संभावना बनती है। देखिए यहाँ पर पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है, तो कौन से चरण में होता है, दूसरे चरण में होता है। ठीक है, इतना आंसर काफ़ी है। अगर आप इसमें और लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में करके वायवीय श्वसन लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। जो आपका दूसरा चरण में हो रहा है उसका ऑक्सीकरण वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए फिर और तरीके से और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस श्वसन में होता है। तो चूंकि दूसरे चरण में हो रहा है ना, तो दूसरे चरण में जो ये ऑक्सीकरण हो रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, कौन सा श्वसन है, वायवीय श्वसन है। ठीक है, तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे जरूर बताएं, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है मुझे पता चले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। तो जो श्वसन अंग होते हैं पौधों में वो कौन से होते हैं, रंध्र होता है। ठीक है, और क्या होता है, वातरंध्र होता है,
ये वातरंध्र कहाँ होता है? पुराने तनों के सतह पर होते हैं, है ना, पहले पढ़ा है हमने। उसके बाद और कौन कौन से अंग होते हैं? अंतर कोशिकीय स्थानों से भी होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो नंबर 1 आपका रंध्र से होता है, पता है, पत्तियों में होता है छोटा छोटा छिद्र, उसके द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। दूसरा आपका हो गया वातरंध्र। वातरंध्र कहाँ होता है? पुराने जो वृक्ष हो जाते हैं उनकी जो डालियाँ होती है उसके सरफेस पर होता है, सतह पर होता है, ठीक है। इसके अलावा गैसों का और आदान प्रदान कहाँ से होता है पौधों के शरीर में? तो अंतर कोशिकीय स्थानों, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है कि ये कोशिका, इसके बीच में ये जो गैप है इसी को क्या बोल रहे हैं? अंतर कोशिकीय स्थान कह रहे हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है? गैसों का इस तरह से कोशिका में एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो जो गैस का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, कौन सी क्रिया या प्रक्रिया होती है? विसरण होती है, ठीक है। विसरण वो क्रिया है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? क्या पूछा जा रहा है? संरचना पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा इसका? कोशिका झिल्ली, ठीक है। वो जो संरचना होती है अमीबा और पैरामीशियम में, वो कोशिका झिल्ली होती है जिसके द्वारा क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है? तो संरचना जो होगी कोशिका झिल्ली होगी। फटाक से आंसर कभी कभी क्या बच्चे देते हैं? विसरण। तो बच्चे ये विसरण जो है आपकी प्रक्रिया है, ये आंसर नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप इसका आंसर विसरण देते हैं तो आपको बिल्कुल लड्डू मिलेगा, समझ लीजिए, एग्जाम में लड्डू मिलेगा। विसरण प्रक्रिया होती है, ये संरचना नहीं होती है। तो आपको अगर पूछा जा रहा है कि श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है तो ये कोशिका झिल्ली लिखेंगे आप। कोशिका झिल्ली द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि श्वसन शरीर की कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है अमीबा और पैरामीशियम में, तो वो प्रक्रिया में आप लिखेंगे विसरण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। तो मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? गिल्स, ठीक है। इसी में और लिखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर लिख दीजिए, लिखिए इस तरह से। गिल्स में क्या होती हैं? गिल्स जिसमें गिल पटलिकाएं होती हैं, छोटे छोटे लैमला होते हैं, काफ़ी फाइन्स होती हैं, है ना। गिल्स के अंदर गिल पटलिकाएं होती हैं। और ये गिल पटलिकाएं कहाँ होती हैं? जो गिल कोष्ठ में होती है ना, गिल कोष्ठ में सिचुएटेड होती है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है, अगर बच्चा कोई गिल्स लिखता है देन इट्स ओके, फाइन। अच्छा, कोई बच्चा इस तरह से भी लिखता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, उसको और अच्छे से इसमें पता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी आंसर इसमें लिखिए, आपको मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। गिल्स भी अगर आप लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, और इसी को इस तरह से सुंदर ढंग से आपने लिख दिया तो और अच्छी बात होगी, है ना। तो गाइस जिस तरह से 15 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया, इसके आगे के पार्ट को और कंटिन्यू करने के लिए चैनल पे बने रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। और चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पर, आगे के पार्ट को अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, जो कि श्वसन के अतिलघु प्रश्न है, पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। श्वसन के अतिलघु प्रश्न के पार्ट 2 को लेकर के मैं जल्द आपसे मिल रही हूँ। धन्यवाद।